चलो बच्चों, हमने विद्युत क्षेत्रीय रेखाओं की बात कर ली। आज आगे हम कुछ चलते हैं और आज हम बात करेंगे, वो करेंगे विद्युत फ्लक्स की। आज किसकी बात करेंगे हम? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स जिसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाएगा? विद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो, विद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले हमने जो देखा है उन्हीं का उपयोग करना है। हमने विद्युत क्षेत्र की बात कर ली और विद्युत क्षेत्रीय रेखाओं की बात कर ली। विद्युत क्षेत्र भी पढ़ लिया है हमने और विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं भी पढ़ ली है। इन दोनों से ही हम विद्युत फ्लक्स को समझ सकते हैं। देखो, हमने देखा है कि विद्युत जो क्षेत्रीय रेखाएं हैं वो विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं किसको बताती है? विद्युत क्षेत्र को। विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं किसको प्रदर्शित करती है? विद्युत क्षेत्र को। तो हमने विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं जो खींची थी वो इस रूप में बनाई थी कि ये रेखाएं हैं, ये किसको बता रही है? विद्युत क्षेत्र को। तो विद्युत क्षेत्र को, और यहाँ कोई भी हम क्षेत्रफल ले लें, इस विद्युत क्षेत्र में क्या कर लें? कोई भी क्षेत्रफल ले लें। ये जो रेखाएं हैं, ये जो विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं हैं वो क्या कर रही है? इस क्षेत्रफल में से होकर गुजर रही है। ये विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं क्या हो रही है? इस क्षेत्रफल में से होके गुजर रही है। और विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं यदि किसी क्षेत्रफल में से होकर गुजरे, किसी भी क्षेत्रफल में से होकर गुजरेगी, उनकी संख्या को हम ज्ञात कर ले। जो उनकी संख्या है वही क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स। क्या हुआ कि ये जो विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं हैं वो किसी भी उस पृष्ठ से या किसी भी क्षेत्रफल से होकर गुजरती है, तो वो ही क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो हम इसको लिख लेते हैं। जब किसी विद्युत क्षेत्र में किसी क्षेत्रफल, इसका कोई ना कोई क्षेत्रफल है, अब ये इधर से प्रवेश कर रही है, इधर से बाहर निकल रही है, तो ये जो प्रवेश कर रही है वो कैसे कर रही है? अभिलंबवत। तो क्या है? जब किसी विद्युत क्षेत्र में किसी क्षेत्रफल के अभिलंबवत, किसी क्षेत्रफल के अभिलंबवत विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं गुजरती है तो उनकी संख्या ही विद्युत फ्लक्स कहलाती है। उनकी संख्या को क्या कहा जाएगा? विद्युत फ्लक्स कहा जाएगा। किसी भी क्षेत्रफल से होकर जो अभिलंबवत विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं गुजरती है, उनकी संख्या क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ये बात, ये परिभाषा हो गई किसकी? विद्युत फ्लक्स की। ध्यान रखना बच्चों, जो विद्युत फ्लक्स है उस विद्युत फ्लक्स को हम किससे लिखेंगे? वो लिखेंगे फाई ई से। विद्युत फ्लक्स को किससे लिखेंगे हम? फाई से। एक होता है चुंबकीय फ्लक्स, वहां आगे बात करेंगे उसकी कि चुंबकीय फ्लक्स को किससे लिखा जाएगा? फाई बी से। और विद्युत फ्लक्स को किससे लिखा जाएगा? फाई ई से। तो विद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित किया जाता है? विद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ये बात हो गई किसकी? विद्युत फ्लक्स की। इसको जो विद्युत फ्लक्स है, उस विद्युत फ्लक्स को लिखने का एक फॉर्मूला है। वो क्या है? देखो, ये क्या है? इधर क्षेत्रीय रेखाएं, क्या? विद्युत क्षेत्र की दिशा। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा किसी भी पृष्ठ से हमने क्या लिखा? क्षेत्रफल से गुजरती है। हमने क्या लिखा है वहां? किसी क्षेत्रफल से होकर गुजरती है। गुजरती क्या है? विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं। और विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं किसको निरूपित करती है? विद्युत क्षेत्र को। किसको निरूपित करती है? विद्युत क्षेत्र को। तो फाई हमेशा क्या होता है? ई सदिश डेल एस सदिश, या एस सदिश भी, और कई जगह आपको क्या मिलेगा? ए भी मिलेगा, ए सदिश के रूप में।
अगर अल्पांश हो, क्षेत्रफल बहुत कम हो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डेल फाई ई इक्वल क्या हो जाएगा, ई सदिश डेल ए सदिश। देखो ये तो क्या है, ये है विद्युत क्षेत्र, इसको तो क्या बोला जाता है, विद्युत क्षेत्र। और डेल ए की जो बात करोगे ये क्या है, क्षेत्रफल सदिश है, ये क्या है, क्षेत्रफल सदिश। इसको आगे और लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो डेल फाई इक्वल किसके होता है, ई डेल ए कोस थीटा के। इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है, डेल ई डेल ए कोस थीटा। तो डेल फाई की वैल्यू, और अगर क्षेत्रफल अल्पांश है तब की, अगर पूरे का क्षेत्रफल निकालना है तो हम समाकलन भी कर सकते हैं, डेल फाई का समाकलन हो जाएगा, इधर समाकलन हो जाएगा ई डेल ए कोस थीटा का। तो समाकलन के रूप में ऐसे लिखते हैं, वैसे डेल फाई इक्वल क्या आ जाएगा, ई डेल ए कोस थीटा, इसके रूप में लिखते हैं। अब देखो मैंने यहाँ आपको बोला कि ये तो विद्युत क्षेत्र और ये क्या है, क्षेत्रफल सदिश। यहाँ से भी विद्युत फ्लक्स की परिभाषा निकलती है, यहाँ से भी विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या निकलती है कि क्या है कि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का जो गुणनफल होता है, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का जो गुणनफल होगा वही क्या कहलाएगा, विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। उसको हम क्या बोल सकते हैं, विद्युत फ्लक्स बोल सकते हैं। ये बात हो गई। अब आगे देखो इसके अलग अलग परिस्थितियों में कैसे काम में लेते हैं इसको। ये क्षेत्रफल कभी अभिलंबवत रखा हुआ होगा, कभी समांतर रखा हुआ होगा, वो सब मतलब क्षेत्रफल की दिशा, जो क्षेत्रफल ले रहे हैं उसकी दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही हो जाए, कभी लंबवत हो जाए, कभी और किसी कोण से आ जाए, वहाँ हम उसको अलग अलग परिस्थितियों से सोल्व करेंगे। वो देखो कैसे। फर्स्ट कंडीशन लेते हैं। पहली परिस्थिति क्या है, ये था कोई पृष्ठ, ये क्या है, कोई पृष्ठ। इधर से क्या हो रही है, विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं निकल रही है। क्या हो रही है, विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं। अब देखो इधर किसकी दिशा हो गई, विद्युत क्षेत्र की। यदि हम यहाँ जो कोई क्षेत्रफल लेते हैं, जैसे ए क्षेत्रफल ले आए या डेल ए, जो क्षेत्रफल ले रहे हैं उसकी दिशा भी क्या हो, इधर ही हो, तो क्या हो जाएगा, डेल ए की दिशा भी यही हो गई। ए की दिशा में है दोनों। यहाँ कौन सी परिस्थिति आ गई, दोनों कौन सी दिशा में है, एक ही में। तो जो कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 0 डिग्री का। तो हम जानते हैं कि डेल फाई ई किसके इक्वल हो जाएगा, ई ए डेल ए कोस थीटा। अब थीटा इक्वल क्या है यहाँ, 0, तो डेल फाई किसके इक्वल आ जाएगा, ई डेल ए कोस 0, ई डेल ए कोस 0। और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो डेल फाई ई इक्वल डी ई डेल ए। अगर कुल करना है, पूरे पृष्ठ का निकालना है, तो क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। इसका क्या कर देंगे, समाकलन। और अगर यहाँ पूरा क्षेत्रफल की बात करते तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फाई किसके इक्वल होता है, ई ए के। ये कौन सी अवस्था है, ये मैक्सिमम अवस्था है। मैक्सिमम इसी से विद्युत फ्लक्स निकल सकता है। वो कैसे, देखो ये जो मेरा हाथ है इसकी बात करो, ये कोई पृष्ठ है। अब बल रेखाएं आ रही है, विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं आ रही है, वो एक तो इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा, जैसे 3 आ गई, ये ऐसे ही निकलेंगी ना। अगर ऐसे करूं तो ये कम हो जाएगी। तो यहाँ अगर इसको हमने इस रूप में रखा है और क्षेत्रफल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही हो गई, उस टाइम विद्युत फ्लक्स सर्वाधिक उस पृष्ठ से बाहर निकलेगा, सबसे ज़्यादा उसी वक्त निकलेगा। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगी, वो देखो, हम पृष्ठ को ऐसे भी तो रख सकते हैं। इधर से क्या हो रही है, विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं जा रही है। अब ये क्षेत्रीय रेखाएं जा रही है, इधर दिशा ये थी, अब दिशा कैसी हो गई, ऊपर की ओर। ये किसकी दिशा हो गई, डेल ए की दिशा। ये किसकी दिशा हो गई, ई की दिशा। बीच में कोण कितने का बन गया, 90 डिग्री का बन गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फाई, फाई इक्वल किसके होता है, ई ए के। तो इसको हटाते हो कोस थीटा आ जाता है, तो क्या आ जाएगा, फाई इक्वल क्या आ जाएगा, ई ए कोस 90।
और cos 90 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है 0, तो cos 90 की वैल्यू 0 है तो फाई इक्वल भी क्या आ जाएगा 0। इस कंडीशन में कितना क्षेत्रफल निकलेगा 0, उससे कितना निर्गत हो रहा है 0। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। देखो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इनको ऐसे ही रखें, कोई किसी भी एंगल पे, जैसे हमने ऐसे रख रखा था ऐसे झुका दे, ऐसे झुका दे कोई, तो वो तीसरी कंडीशन के रूप में काम में ले लेंगे हम क्या, कि ये जो वस्तु रखी हुई थी क्षेत्रफल वो ऐसे रखा हुआ था, इधर से निकल रही है क्षेत्रीय रेखाएं, ये किसकी दिशा हो गई ई क्षेत्र की, लेकिन झुका हुआ है। यहाँ देखो ये ऐसा था बिल्कुल सीधा था तो इधर ले रहे थे दिशा, झुक गया नीचे की ओर, इधर हो गया, इधर हो गया, क्षेत्रफल की दिशा अगर इधर हो गई, यह कोण बनेगा, वो कोण कितना होगा थीटा, ये कोण कितना होगा थीटा। अगर हम फाई ये वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं, फाई इक्वल क्या आ जाएगा ई ए कोस, जो एंगल आएगा वो कितना है थीटा, तो फाई इक्वल क्या आ जाएगा ये कोस थीटा। जितना डिग्री का एंगल देगा उसकी हम वैल्यू रख लेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। आगे बात कर लेते हैं इसके मात्रक की, कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है, ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है मात्रक और विमा का। तो देखो मात्रक निकालना है तो हमने फॉर्मूला पढ़ लिया, फाई इक्वल होता है ई ए के, ये हमने फॉर्मूला पढ़ लिया कि फाई किसके इक्वल होता है ई ए के। ई क्या है वैद्युत क्षेत्र, ए क्या है क्षेत्रफल सदिश। बात किसकी कर रहे हैं इसके फॉर्मूले की, तो हमने विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला पढ़ लिया और विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला रख देंगे, और एक हो गया क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला रख देंगे क्षेत्रफल का, तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने न्यूटन प्रति कूलम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या हो जाएगा मात्रक क्या हो जाएगा इसका, ऐसा ही मात्रक की बात कर रहे हैं बच्चों, मात्रक कौन सा ऐसा ही मात्रक, इसका क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम। ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक हमने पढ़ा है। और ए क्या है यहाँ क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर। इसकी विमा क्या हो जाएगी ml3t-3 a-1। विमा क्या होती है इसकी ml3t-3 a-1। ये विद्युत फ्लक्स की बात कर ली। अब आगे हम बात करेंगे जो बात करेंगे वो करेंगे विद्युत द्विध्रुव की। किसकी विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, देखो विद्युत द्विध्रुव को समझने के लिए हमने आवेश को देखा है। आवेश एक तो होता है पॉजिटिव जिसको हम बोलते हैं धनात्मक आवेश, क्या होता है एक तो धनात्मक, एक होता है माइनस का क्यू जिसको हम बोलते हैं ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। अब इसमें किसकी बात कर रहे हैं विद्युत द्विध्रुव की। यदि कोई भी दो आवेश हो और वो दोनों आवेश ऐसी अवस्था में रखे जाए कि अगर एक प्लस का है तो दूसरा कौन सा होना चाहिए माइनस का। पहली शर्त तो क्या हो गई, एक आवेश धनात्मक हो तो दूसरा क्या होना चाहिए ऋणात्मक, पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त होती है कि वो दोनों आवेश परिमाण में समान होने चाहिए। परिमाण में क्या होने चाहिए समान होने चाहिए। अगर एक आवेश को क्यू रखा है, पॉजिटिव आवेश क्यू है, तो नेगेटिव आवेश को भी माइनस का क्यू ही रखेंगे। परिमाण हमेशा क्या होना चाहिए उनका समान होना चाहिए, और वो किसी निश्चित दूरी पर या किसी अत्यल्प दूरी पर रखे हुए होने चाहिए। तो क्या हो गया दो आवेश, एक माइनस का क्यू आवेश और एक प्लस का क्यू आवेश। ये दोनों आवेश क्या हो किसी ना किसी निश्चित दूरी पर रखे हुए हों। ये दोनों आवेश किसी निश्चित दूरी पर रखे हुए हो, उस दूरी को हम कुछ भी मान सकते हैं।
जैसे हमने मान लिया डी, देखो मैं बताऊंगा आगे, इसको डी नहीं लिखते हैं, इसको 2a लेते हैं, लेकिन उसका रीजन दूंगा 2a क्यों लेते हैं। अब ये दो आवेश थे जो कि परिमाण में तो समान हो गए, परिमाण में तो क्या है, समान है। ये बीच की दूरी है वो अत्यल्प होती है और अत्यल्प दूरी पर रखे होते हैं, और इनकी प्रकृति कैसी है, विपरीत प्रकृति है। प्रकृति कैसी है, विपरीत है। तो परिभाषा हम लिखेंगे कि पहली बात तो मैंने क्या बोला, आवेश हमेशा क्या होना चाहिए, परिमाण में समान होने चाहिए दोनों। तो क्या, जब दो आवेश परिमाण में समान, परिमाण में समान। दूसरी बात क्या बोली थी, आवेश एक दूसरे के विपरीत प्रकृति का होना चाहिए तथा दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हो, मतलब एक धनात्मक तो दूसरा ऋणात्मक होना चाहिए, तथा जो कि किसी अत्यल्प दूरी पर रखे हों, अत्यल्प दूरी पर रखे हों, तो ऐसा जो निकाय बनता है वो निकाय क्या कहलाएगा, ऐसा निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। उसी निकाय को क्या कहा जाएगा, विद्युत द्विध्रुव कहा जाएगा। द्विध्रुव आगुण देख लिया, आगे अब बात करते हैं हम विद्युत द्विध्रुव आगुण। देखो विद्युत द्विध्रुव आगुण है, विद्युत द्विध्रुव आगुण जो होता है ये एक भौतिक राशि है जिसको किससे लिखा जाएगा, P से। विद्युत द्विध्रुव आगुण को किससे लिखा जाएगा, P से। अब देखो पहले बात करते हैं थोड़ी सी एक बार विद्युत आगुण की। विद्युत आगुण में क्या बताया था कि दो आवेश हो जिनकी प्रकृति कैसी हो, एक दूसरे के विपरीत हो, एक माइनस का तो एक प्लस का हो, ये किसी निश्चित दूरी पर, अत्यल्प दूरी पर, जिसको हमने लिखा है वहाँ D। तो यहाँ जो विद्युत द्विध्रुव आगुण होता है वो होता है जो भी आवेश ले रहे हो उसका परिमाण ले लो आवेश का। जैसे ये माइनस का है और ये प्लस का है, आपको लेना क्या है, केवल एक आवेश लेना है और वो आवेश क्या है, Q। चिन्ह साथ नहीं लेना है, केवल आवेश का परिमाण, और आवेश का परिमाण क्या है, Q है। Q आवेश तथा इनके बीच की दूरी का जो गुणनफल आएगा वही क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव आगुण। विद्युत द्विध्रुव आगुण को P से लिख रखा है हमने, तो आवेश जो भी परिमाण है आवेश का वो और उनके बीच की जो दूरी है उसका गुणनफल ही क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आगुण। अब देखो बच्चों ये एक सदिश राशि है, ध्यान रखना, ये Q है और इनके बीच की दूरी को हमने क्या माना है, D, तो P इक्वल क्या आ गया, QD। अब देखो हम यहाँ D को काम में नहीं लेंगे, इसकी जगह हम लिखते हैं क्या, 2a। इसकी दूरी को क्या माना जाता है, 2a। दूरी क्या मान ली, 2a, तो P इक्वल क्या आ जाएगा, Q 2a। इसको हम लिख सकते हैं 2QA। अब बात आती है कि सर 2a क्यों ले रहे हो, यहाँ दूरी को 2a क्यों ले रहे हैं। देखो 2a लेने का कारण है, हम क्या करते हैं, इसका एक मध्य बिंदु लेते हैं, इन दोनों आवेशों का मध्य बिंदु लेते हैं, और हम जो भी डेरिवेशन वगैरह सोल्व करेंगे वहाँ सोल्व करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरियों का उपयोग करेंगे। अब हम इसका कर तो सकते हैं, D/2 हो जाएगी आधी दूरी, लेकिन बार बार डेरिवेशन में सोल्व करेंगे तो परेशानी आती है, इसलिए हम इसको अब यहाँ 2a मान लेते, तो ये दूरी क्या हो गई, a, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या हो गई, a। इसलिए इस दूरी को क्या लिखा जाता है, 2a मान लिया जाता है। ये दूरी क्या हो गई, 2a। ये जो है वो क्या है, एक सदिश राशि है। ये क्या है, सदिश राशि है। इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की
गणना। विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाल रहे हैं। यहाँ एक बिंदु यहाँ है, ये माइनस का क्यू आवेश है, ये प्लस का क्यू आवेश। ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, इस दूरी को हम क्या मानते हैं, 2a। अक्षीय रेखा जानते हो, अक्षीय रेखा क्या होती है? इन दोनों आवेशों को जो रेखा मिला रही है ये, और इसको हम आगे बढ़ा दें, ये क्या है, एक अक्षीय रेखा है। ये क्या है, अक्षीय रेखा। अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर, कोई भी बिंदु ले लो, यहाँ ले लिया, बिंदु क्या था, P। इस P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है कि विद्युत क्षेत्र कितना है इस बिंदु। अब इस पर जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो दो आवेशों के कारण आएगा, एक तो प्लस क्यू आवेश के कारण और एक माइनस क्यू आवेश के कारण। एक तो किसके कारण आएगा, प्लस क्यू आवेश के कारण और एक माइनस क्यू आवेश के कारण। बस इन दोनों के बीच का जो बिंदु है, सेंटर है, उसको मान लेते हैं O। इन दोनों के बीच का, जब ये बीच का है तो इधर यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो क्या हो जाएगी, A, और ये भी क्या हो जाएगी, A। समझ गए, इसलिए ए लिए थे यहाँ, ये भी ए हो गई, ये भी ए हो गई। हमने मान लिया ये जो दूरी है, P बिंदु है, वो सेंटर से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है, स्मॉल r दूरी पर स्थित है। हमें निकालना है कि प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना है। इसके लिए देखो, थोड़ा सा मैंने पीछे बताया था, वो आपको याद होना चाहिए कि जब दो आवेश लेते हैं हम Q1 और Q0, इन दोनों आवेशों के कारण हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी और वो आया था KQ/R²। विद्युत क्षेत्र कितना आया था, KQ/R²। ये हम पीछे निकाल के आए हैं, ये चीज़ हमने सोल्व कर रखी है, ये हमें पता होना चाहिए। अब देखो, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है पहले, और फिर किसका निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण। दिशा की बात कर लें पहले। विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं जब मैंने समझाई थी तब मैंने बोला था कि जब प्लस से धनात्मक आवेश होता है वहां से क्षेत्रीय रेखाएं निकलती है, दूर जाती है, अनंत की ओर जाती है। बताई हुई है ये बात कि प्लस से विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं निकलती है और कहाँ जाती है, दूर जाती है, अनंत की ओर जाती है। ये प्लस है। यहाँ दिशा क्या हो जाएगी, इधर होगी कि उधर होगी, दिशा इस तरफ आएगी या उस तरफ आएगी, तो समझ जाएंगे दूर जाती है तो इससे दूर जाएगी, तो इससे दूर इधर ही जाएगी, तो वो इस तरफ जाएगी। किसके कारण, प्लस के कारण। इसको मान लो प्लस का क्यू, विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई प्लस के कारण। ये कौन सा है, माइनस है, और माइनस में अनंत से आती है, प्रवेश करती है। माइनस तो लेता है, प्लस देता है, तो यहाँ प्लस से दूर जा रही थी तो दूर भेज दिया, माइनस क्या करा, अपनी ओर लेगा, माइनस है तो इसमें क्या होगी, इस तरफ आएगी, ये इस तरफ आएगी, माइनस का Q1, माइनस क्यू आवेश की दिशा हो गई, ये प्लस के क्यू आवेश की। अब देखो निकालनी कहाँ है, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, तो यहाँ से निकालिए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी की ज़रूरत पड़ेगी, हमें इस दूरी की ज़रूरत पड़ेगी। इस आवेश का यहाँ क्या प्रभाव होगा, इस आवेश के कारण यहाँ कितना विद्युत क्षेत्र होगा, तो इतनी तो दूरी है, इनके बीच की दूरी लेते हैं R²। तो ये दूरी जो निकालनी है वो क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने क्या मान ली, जब R मानी है तो अब सोचो इतनी सी दूरी घटानी है मुझे, तभी तो आ जाएगी ये। तो ये दूरी घटाऊंगा और ये दूरी कितनी है, A है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ लिख देंगे, टोटल R थी, A घटा दो R-A, ये क्या हो जाएगी, R-A। तो देखो पहले लिख लेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, प्लस Q, KQ
के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इन दोनों के बीच की दूरी, वो क्या आ जाएगी, आर माइनस ए का स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे तो अब दूरी कौन सी होगी, यहाँ से यहाँ तक की तो है ही, चाहिए यहाँ तक, तो इतनी सी दूरी और दौड़नी पड़ेगी, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ए है। तो ये टोटल दूरी क्या हो जाएगी, ए प्लस आर, ये दूरी क्या हो जाएगी, ए प्लस आर। तो क्या आ जाएगा, माइनस का क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E माइनस का क्यू के क्यू आर स्क्वायर, आर कौन सी आ जाएगी, ए प्लस आर का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों के कारण लग रहा है इस पे, तो दोनों के कारण माइनस क्यू के कारण भी और प्लस के कारण भी तो जोड़ देंगे, टोटल हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखो एक प्लस है एक माइनस है, विपरीत हो जाएगा, विपरीत प्रकृति का लगेगा, इसलिए चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा। और यहाँ जो प्लस का चिन्ह है वो किस में बदल जाएगा, माइनस में। एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहे हैं, बचेगा कौन सा, जिसका प्रभाव ज़्यादा है। तो नेट विद्युत क्षेत्र क्या आ जाएगा, नेट विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। अब देखो घटाना है, अब घटाना ज़्यादा में से ही कम घट सकता है, ज़्यादा में से ही कम घटाते हैं। तो बात आती है ज़्यादा ये लगाएगा या ये वाला लगाएगा, ज़्यादा ये लगाएगा। अब ज़्यादा ये लगाएगा ये समझ गए, लेकिन क्यों लगाएगा वो देखो, यहाँ क्या है, आर माइनस है, और यहाँ क्या है, आर प्लस है। ऊपर क्या है, के क्यू, यहाँ भी क्या है, के क्यू। समान राशियों में भाग जाएगा, समान राशियों में भाग जाएगा। अब आर में से एक घटाऊँ और आर में ए जोड़ूँ, एक जगह तो एक घटाना है और एक जगह ए जोड़ना है, तो ज़्यादा कहाँ बचेगा। तो देखो एक एग्जाम्पल लो, 15 में 5 का भाग दिया, 15 में किसका भाग दिया, 5 का, कितना आया, 3। और 15 में 3 का भाग दिया तो कितना आया, 5। छोटी राशि का भाग दूंगा तो ज़्यादा बच रहा है, तो यहाँ छोटा कौन सा है, ये। आर में से ए घटेगा तो छोटा हो जाएगा ना, आर में ए जुड़ेगा तो ज़्यादा राशि का भाग जाएगा, ज़्यादा का जाएगा तो कम बचता है। तो यहाँ भाग घटेगा किस में, समीकरण 1 में से घटेगा कौन सा, समीकरण नंबर 2। तो E1 माइनस क्या हो जाएगा, E2। तो ई नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, E1 क्या है, के क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर, माइनस का चिन्ह, के क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। हो गया, इसको सोल्व कर लेते हैं। ई नेट क्या आ जाएगा, के क्यू बार ले लो, 1 अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। हो गया, ई नेट क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से लघुत्तम क्या आएगा, आइडेंटिटी याद होगी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अगर इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, तो इधर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, ए माइनस बी का होल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमारे पास के क्यू तो था ही, यहाँ लघुत्तम क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ लघुत्तम क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, आर माइनस ए का स्क्वायर है, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, आर प्लस ए। यहाँ तो क्या बच जाएगा, आर प्लस ए का स्क्वायर। चिन्ह कहाँ का आ जाएगा, माइनस का, ये प्लस का है, तो क्या बच जाएगा, आर माइनस ए का स्क्वायर। हो गया, सोल्व कर ले इसको आगे। देखो क्या हो जाएगा, जो ई नेट है वो ई नेट क्या आ जाएगा, के क्यू ऐसे कैसे आ जाएगा। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये लग जाएगी। तो इसको खोल लेंगे, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab, चिन्ह काय का है, माइनस का। सोल्व कर लो, क्या हो जाएगा,
आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का 2AR हो जाएगा अपॉन क्या रह गया, आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। चाहे इसको रख लो, ई नेट क्या आ जाएगा हमारे पास, के क्यू ऐसे कैसे आ जाएगा, तो इधर देखो आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का 2AB, ये माइनस प्लस माइनस का आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 2AR अपोन में क्या रह गया, आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ क्या आ जाएगा, ये आर है यहाँ आर। अब देखो आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर माइनस का ए प्लस का ए माइनस का, तो ई नेट क्या रह जाएगा हमारे पास, के क्यू, ये जुड़ जाएगा 2AR और 2AR ये हो जाएगा 4AR अपॉन आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको और सोल्व कर सकते हैं। देखो मैंने परिभाषा में बताया था कि जो 2A जो दूरी लेते हैं वो बहुत अत्यल्प लेते हैं और यहाँ देखो बहुत अत्यल्प दूरी, उसका स्क्वायर ओवर हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो वो दूरी क्या हो जाएगी, और भी कम हो जाएगी। तो यहाँ हम ये मान सकते हैं कि ये जो R है इसकी अपेक्षा ये A है वो क्या है, अत्यल्प है। अत्यल्प है मतलब नगण्य हो जाएगा, न के बराबर। अब ये इसको नहीं मानेंगे, ये तो गुणा के रूप में है, प्लस और माइनस के रूप में होता है, तो हम उसको क्या कर देते हैं अत्यल्प। तो यहाँ ई नेट क्या हो जाएगा, के क्यू, अब यहाँ से 2 बार लूँगा तो 2KQ, अंदर क्या रह जाएगा AR अपॉन, देखो ये आर स्क्वायर है, अब ये अत्यल्प हो गया मतलब इसको तो हटाना है, आर स्क्वायर का स्क्वायर तो आर की पावर कितनी हो जाएगी 4, आर की पावर 1 और आर की पावर 4 कट जाएगा यहाँ, तो ई नेट हमारे पास क्या आ जाएगा 2KQ, ये क्या रह जाएगा A अपॉन आर की पावर 3, आर की पावर 3। अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो जो द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था, वहाँ पढ़ा था कि P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2A। P को क्या लिखते हैं, Q इंटू 2A। तो देखो बच्चों ये तो रहा Q, ये रहा A और ये रहा 2, तो 2QA को हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई नेट किसके बराबर हो जाएगा 2QA, इसको तो क्या रह जाएगा हमारे पास, इसको क्या, यहाँ 4 है, यहाँ 2 अंदर रह जाएगा इंटू 2। तो ये जो 2QA इसको हम क्या लिख देंगे, 2 तो ये रह गया, K रह गया, और इसको हमने क्या लिख दिया, P लिख दिया अपॉन क्या रह जाएगा RQ। K की वैल्यू रखो तो रख सकते हैं, K इक्वल क्या होता है 1/4πε0। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये E की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, ई नेट। इस P बिंदु पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है उसका मान क्या है, ई नेट क्या है 2KP अपॉन R³ के रूप में है, ये हमें ज्ञात करना था।